हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा, क्या हम न्यूजीलैंड के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पे आके अपनी कॉलेज की फीस भर सकते हैं कि नहीं। इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगी, कैसे हम अपनी फीस भर सकते हैं या नहीं। और जो काफ़ी सारे जो भी न्यूजीलैंड के अंदर जैसे स्टूडेंट्स आने की सोच है या आना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट इनटेक में, उन सबका यही एक मतलब मेन कंसर्न होता है कि क्या हम न्यूजीलैंड के अंदर अपनी फीस खुद भर सकते हैं कि नहीं, यहाँ आने के बाद अपने खर्चे हम खुद मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हम यहाँ आने के बाद सोचते हैं कि हम थोड़े से इंडिपेंडेंट बन जाएं, अपने खर्चे, अपनी फीस, सब चीज़ें हम खुद मैनेज करें। तो कैसे हमें मैनेज करना है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा कौन सा कोर्स है, कौन सी मेरी यूनिवर्सिटी है और किस लेवल की मेरी डिग्री है। तो मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए आई हुई हूँ, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम AUT। ये कोर्स मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मेरी बैचलर्स भी थी, वो भी मेरी इंजीनियरिंग फील्ड में थी, तो मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री भी इंजीनियरिंग में ही ट्राई की। मेरा कोर्स मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। और ये जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों को मतलब जानना चाहते हैं कि मेरा कौन सा कोर्स है, उन लोगों के लिए था। ओके। अगर हम बात करें स्टूडेंट वीज़ा की, जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं तो वो सिर्फ यहाँ पे 20 घंटे काम कर सकते हैं। अब सिचुएशन अलग है, कोविड से पहले न्यूजीलैंड की सिचुएशन बहुत अलग थी। उस टाइम का सिनेरियो काफ़ी अलग था। उस टाइम मतलब इतनी ओपनिंग्स थी कि लोगों को बुला बुला के यहाँ पे काम देते थे कि जॉब कर लो, हमें मतलब वर्कर्स की ज़रूरत है। उस टाइम पे लोग दो दो तीन तीन जॉब्स करते थे। बट अभी जो जॉब सिचुएशन है न्यूजीलैंड की, वो वर्स्ट है। जॉब्स के चांसेस यहाँ पे इतने कम है कि आपको मतलब दुगनी मेहनत करनी पड़ती है पहले के कंपैरिजन में। बट ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है। अगर आप अपने एफर्ट्स लगाओ, अपनी थोड़ी सी मेहनत करो, तो आपको जॉब यहाँ पे मिल जाती है। तो जैसे कि जब हम स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं तो हम सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ का रूल है कि आप सिर्फ यहाँ आपका जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आपको सिर्फ 20 घंटे के ही राइट्स है काम करने के। और न्यूजीलैंड के अंदर क्या है कि यहाँ पे IRD पे काम होता है। जब आप न्यूजीलैंड आने के बाद अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो उसके बाद आपको एक IRD नंबर भी अप्लाई करना होता है, जिसके थ्रू आप अपना टैक्स कटवाते हो। आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आपका 10% टैक्स कटता है। तो टैक्स कटने के बाद आपकी जैसा अब आप 20 घंटे काम करते हो और जो हमारा यहाँ का करंट पीरियड है वो 23 है। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वीकली सैलरी न्यूजीलैंड के अंदर वीकली सैलरी आती है, तो वीकली सैलरी आपकी 370 आती है। 370 75, इस मैं एक अप्रोक्स की बात कर रही हूँ, एग्जैक्ट की नहीं बात कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी बार होता है कि आपको 20 घंटे नहीं मिलते हैं, आपको 17 18 घंटे भी हो मिल सकते हैं, ऊपर नीचे मतलब ये होता रहता है। तो अगर हम 20 घंटे काम करते हैं, टैक्स कटने के बाद जो हमारे अकाउंट में सैलरी आती है वो हमारे 370 आती है, 370 75। और यहाँ पे जैसे वीकली सैलरी आती है और हम मतलब, तो अगर एक महीने में 4 वीक हो गए तो हमारी जो एक महीने की जो हमारी सैलरी होगी वो हमारी 1500 के करीब आएगी। उसके अंदर हमारे काफी सारे खर्चे हैं जो कि हम चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। वो तो कुछ भी कर लो, आपको वो खर्चे लगेंगे ही लगेंगे। उसके अंदर जो मोटा मोटा खर्चा होता है वो तो है हमारा अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन भी आप दो तरह से कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हो, और सेकंड है आप किसी के साथ शेयरिंग में ना रह के आप अपना एक मतलब अलग से रूम ले रहे हो, आपको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। और अगर हम फर्स्ट बात करते हैं शेयरिंग की, शेयरिंग में क्या है कि आपका एक 100 और 150 आपका एक रूम का रेंट होता है, उतना आपको देना पड़ता है। शेयरिंग में होता है कि सपोज आपने 4 5 फ्रेंड्स ने मिलके आपने लोगों ने किसी ने घर ले लिया, $500 600 का आपको घर मिल गया है। उसके अंदर आप 4 5 लोग रह रहे हो, आपका जो वो $500 600 है वो 4 5 लोगों में बट जाता है। सेकेंड उसके अंदर आता है आपका बिजली का, आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो। सपोज आपकी एक मतलब $100 से $200 बिजली यहाँ पे लगी, क्योंकि यहाँ पे वेदर मतलब ज्यादातर यहाँ पे विंटर्स ही रहती हैं, तो लोग हीटर्स वगैरह चलते रहते हैं रूम्स के अंदर। यहाँ पे फैन भी नहीं है, तो भी मतलब एक रूम और फैन हीटर यहाँ पे आता है, जो आप उसको फैन भी की तरह भी यूज कर सकते हो और आपको उसको हीटर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो वो भी चलता है और हीटर भी चलते रहते हैं। तो आपका मैक्सिमम जो मतलब रेंट होता है, बिजली का जो बिल होता है वो आपका $100 से $200 आ जाता है।
वो भी आपका स्प्लिट हो जाता है, आप 4 से 5 लोग रह रहे हो तो उन सब के अंदर। फिर अगर आपका पानी का बिल होता है वो भी आपका जो होता है वो 4 से 5 जितने भी आप मतलब पर पर्सन आपका ये सब चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। आपका वाईफ़ाई हो गया, वाईफ़ाई भी हम मतलब हर घर में होता ही है, क्योंकि आपको मतलब आपके असाइनमेंट्स करने हैं, आपको आपकी जॉब सप्लाई करनी है, तो मतलब आपको वाईफ़ाई लेना ही लेना पड़ता है पर पर्सन। वो भी आप एक प्लान लोगे, वो भी सबके अंदर आपका डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल रह रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों को फेस करना होता है। आपका अकोमोडेशन भी देनी होती है, आपको आपका बिजली का भी होता है, पानी का भी होता है, आपका वाईफाई भी होता है। तो मतलब ये सभी चीज़ें आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपको मतलब डिवाइड हो के आपको देनी होती है। बट अगर आप एक इंडिविजुअल रूम लेके किसी के साथ रह रहे हो, प्रॉपर आपका एक रूम लिया, आप किसी मतलब फैमिली के साथ रह रहे हो, आपने एक रूम लिया, तो उसका क्या होता है, आपका 180 से $200 आपका रूम का रेंट जाता है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको बिजली का देना है, पानी का देना है, नहीं, उसके अंदर आपकी सारी चीजें इंक्लूड है। आपको सिर्फ 180 से $200 आपने दिया उनको, आपको उसके बाद कुछ नहीं देना। आपको ये वीकली है, मंथली नहीं है, वीकली है। उसके अंदर आपका पानी का भी आ गया, बिजली भी आ गई, और आपका वाईफाई भी आ गया, सब चीजें आ गई। आपने 200 डॉलर दिया, आपका काम खत्म। तो अगर हम एक $200 एक वीक की बात करें तो हमारे 4 वीक में हो गया हमारा $800। सबसे मोटा खर्चा होता है ये एक आपकी सैलरी का, कि आपका मतलब 50% पार्ट वहीं पे कम हो जाता है। आपकी सपोज 400 सैलरी आई, 200 आपने दे दिया, आपके पास 200 बच गया, बट यहाँ पे हमारी 370-75 आ रही है। सेकंड जो हमारा खर्चा होता है वो होता है हमारा ग्रोसरी का। ग्रोसरी में क्या है कि आप मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, 40 से 50 डॉलर आपका वीकली लगेगा ही लगेगा। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप एक वीक की इकट्ठा ग्रोसरी करो, जिससे कि आपको वो थोड़ा सा मतलब बच जाएगा, आपका 30 से 40 डॉलर लग जाएगा। आप अगर जैसे कि हर रोज अलग अलग चीजें लेने जा रहे हो, वो आपको कॉस्टली पड़ सकती हैं, क्योंकि जैसे सपोज हम दूध लेने के लिए गए, हमें वहां पे दही भी दिख गई, हमें वहां पे घी भी दिख गया, मतलब और भी XYZ कोई भी चीजें दिखी तो हम उसको उठा लाते हैं। बट अगर आप एक मतलब लिस्ट बना के जाते हो आपकी वीकली खर्चे की, आपको दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, आपने एक लिस्ट बनाई है, जस्ट आप ग्रोसरी स्टोर वगैरह में जाओ और वो लेके आओ और आप आ जाओ, तो उसमें मतलब आपका एक थोड़ा सा अमाउंट आप सेव कर सकते हो। ज्यादा तो नहीं होगा, बट थोड़ा सा अमाउंट वहां से आप सेव कर सकते हो। और न्यूजीलैंड के अंदर होते हैं मतलब काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, जहाँ पे मतलब महंगा मिलता है और सस्ता भी मिलता है। जैसे यहाँ पे DH वगैरह हो गए, जो इंडियन स्टोर्स होते हैं, उन पे थोड़ा सा सस्ता मिलता है एज कम्पेयर टू पैक एंड सेव। और काउंटडाउन हो गया, काउंटडाउन के अंदर NH हो गया, यहाँ पे न्यू W हो गया, न्यू वर्ल्ड हो गया, मीटर 10 हो गया। मतलब ये जो न्यू वर्ल्ड वगैरह हो गया, काउंटडाउन हो गया, यहाँ पे मतलब आपको चीजें फ्रेश मिलेंगी, तो आपको महंगी भी मिलेंगी एज कम्पेयर टू पैक एंड सेव और हमारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स के। यहाँ पे DH काफी ज्यादा है, जिन पे आपको इंडियन सामान, हर सामान मिल जाता है। आप वहां जा सकते हो, वहां से अपनी ग्रोसरी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा सस्ता होता है मतलब यहाँ के स्टोर्स के मुकाबले। तो आप वहां से ग्रोसरी कर सकते हो। ट्राई करोगे आप वीकली एक हफ्ते की इकट्ठा ले आओ, उससे क्या होगा कि आप एक हफ्ते की लेके आओगे, बट आपको वो यूज 10 दिन हो जाती है, तो वहां पे भी आपकी थोड़ी सी अमाउंट सेव हो जाएगी। तो सपोज आपने $50 एक वीक का लगाया, तो आपका उसके अकॉर्डिंग आपका हो गया $200 आपका मंथली हो गया। फिर थर्ड हमारा खर्चा आता है हमारा मोबाइल का। तो आपका 40-45 का रिचार्ज होता है, जिसके अंदर आपको 8 से 10 GB आपको इंटरनेट मिलता है, तो वो आपका एक पूरा मंथली प्लान होता है, तो उसके $50 आप अलग से निकाल दो। फिर जो चौथा हमारा इम्पोर्टेंट खर्चा होता है वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट के अंदर भी अगर आपके पास सपोज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तब आपका अलग है, और सपोज आपके पास आपकी खुद की गाड़ी है, उसका हो गया, वो हो गया, इंश्योरेंस होगी, वॉश होगी, मतलब मंथ में आप 1 से 2 बार तो वॉश करवाई लोगे अगर आप गाड़ी यूज कर रहे हो, तो उसकी इंश्योरेंस होगी। और पेट्रोल डीजल मतलब जो भी आपकी गाड़ी है उसकी वो होगी, मतलब एक्स्ट्रा खर्चे ही है एक तरह से ये। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट ट्रेन है या मेट्रो है, आप उसको फॉलो ले रहे हो, तो वो आपको थोड़ी सी चीप पड़ती है। बट यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है अभी तक, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट बारिश होती रहती है। न्यूजीलैंड का वेदर जैसे आपको पता है, न्यूजीलैंड के अंदर काफी टाइम बारिश होती है, तो यहाँ पे अगर एक दिन बारिश हुई है तो उस दिन यूं लगा लो कि आपकी
ट्रेन स्लिपरी हो जाएंगी, यहाँ पे स्लिपरी बोलते हैं लेट को, कि ट्रेन आपकी लेट होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, बस रिप्लेस करेंगी ट्रेन को या ट्रेन रिप्लेस करेंगी बस को, ये सिस्टम यहाँ पे चलता रहता है। तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत खराब है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि जैसे मेरा कॉलेज जो है वो सिटी है और मैं सिटी से थोड़ा सा दूर रह रही हूँ, तो मेरा एक दिन का जो खर्चा है वो मेरा 10 से 12 डॉलर लगता है। उसके बाद भी वो भी मतलब मैं स्टेशन से उतर के अपना 15 से 20 मिनट की वॉक है मेरी, वो मैं जाती हूँ, वरना मैं अगर उसकी भी मैं बस या ट्रेन लूँ तो फिर 3 से 4 डॉलर उसका एक्स्ट्रा होगा, तो मैं थोड़ा सा वहां पे सेव करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा 10 से 12 डॉलर एक दिन का लगा, तो मेरा मतलब वीकली हो गया 50 डॉलर। क्योंकि बट मेरी डायरेक्ट ट्रेन है, तो मैं डायरेक्ट ट्रेन प्रेफर करती हूँ, मुझे 40 से 45 मिनट लगती है, मैं सिटी पहुंच जाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा 15 से 20 मिनट की मेरी वॉक हुई, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी पहुंच जाती हूँ। तो मेरा मंथली अगर हम बात करें तो मेरा 200 ट्रांसपोर्ट का हो जाता है, 50 डॉलर अगर मैं एक वीक का लेके चलूँ। तो जब हम ये सारे खर्चे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे 1200 साढ़े 1200 होते हैं, और जो हमारी एक मंथ की सेविंग है वो हमारी 1500 हुई। तो आप खुद सोच सकते हो कि आप 250 डॉलर एक महीने का बचा के आप अपनी फीस निकाल सकते हो कि नहीं। जो मेरा अभी तक एक एक्सपीरियंस है पार्ट टाइम जॉब करके, आप अपनी फीस नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आप 250 डॉलर मतलब एक महीने का बचा के आप कैसे अपनी फीस निकाल सकते हो, क्योंकि जो हमारी एक सेमेस्टर की फीस होती है वो 12 से 13 हजार होती है, 13 हजार डॉलर होती है जो हमें पे करनी होती है। तो वो आप इम्पॉसिबल है अगर आप पार्ट टाइम जॉब काम कर रहे हो तो उससे फीस निकालना। उसके लिए आप दो चीजें कर सकते हो। पहली तो आप ट्राई करो कि आप, जैसे हमारा एक 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, उससे उसके अंदर हमारा 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, उसके बाद हमारी 3 से 4 महीने की छुट्टियां होती है, वेकेशन, जिसके अंदर हम फुल टाइम काम कर सकते हैं, जितना चाहे काम कर सकते हैं, 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे, आपकी लिमिट पे आप कितना काम कर सकते हो। तो उसमें ट्राई करो कि आप जितना ज़्यादा हो सके आपको काम कर सके, और ट्राई करो कि जैसे आपकी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है उससे मतलब 15 से 20 दिन पहले आपका मतलब, और या फिर एक महीना पहले आप अपना काम ढूंढना स्टार्ट कर दो, ताकि आप 2 से 3 जॉब कर सको। क्योंकि सिर्फ एक वही एक टाइम होता है जिसके अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग करके आप अपनी फीस निकाल सकते हो। उस टाइम अगर आपने सेविंग की तो वो आपकी लंबे टाइम तक काम आएंगी, आप उससे अपना फीस मतलब जितनी सेव करोगे उतनी फीस निकाल सकते हो, और अपना मतलब उस टाइम पे मेहनत की हुई आपकी, जो आपका नेक्स्ट जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उस टाइम आपका प्रेशर आपके ऊपर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपके पास थोड़ी सी सेविंग है आप सरवाइव करने के लिए, और आप अपना स्टडी पे उस टाइम पे पूरा ध्यान दे सकते हो। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे काम नहीं किया, जो हमारी वेकेशंस होती है जिसके अंदर हम फुल टाइम काम कर सकते हैं, तो फिर आपको इंडिया से ही पैसे मंगवाने पड़ेंगे। क्योंकि हम जब यहाँ आने के बाद सोचते हैं कि हम इंडिया से पैसे ना मंगवाएं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएं, ताकि हम अपना खर्चा भी खुद निकाल पाएं और थोड़ी सी फीस भी हम अपनी सेव कर पाएं। तो उसका सिर्फ यही है कि आप पार्ट टाइम में जब आप काम कर रहे हो तो ट्राई करो थोड़ा बहुत सेव कर सको, कुछ अमाउंट एटलीस्ट 20 से 30%। और जब आपका फुल टाइम काम हो रहा है तो आप ट्राई करो उसके अंदर 50-60 घंटे, आपको जितने ज्यादा घंटे मिले उतने घंटे आप काम करके आप अपनी फीस निकाल पाओ, क्योंकि वो सिर्फ वही एक टाइम है जिसके अंदर आप सेव करके आप अपनी फीस निकाल सकते हो। क्योंकि अगर उस टाइम आपने सेविंग नहीं की तो आप अपनी फीस बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, फिर आपको इंडिया से ही पैसे मंगवाने पड़ेंगे। और क्योंकि काफी लोग होते हैं कि जो यहाँ आने के बाद 2-4 महीने हुए पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हम थोड़ी बहुत हमें सेविंग दे, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि न्यूजीलैंड है काफी महंगा कंट्री है औरों के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी बहुत ज्यादा कटता है, और दूसरी चीज यहाँ पे अकोमोडेशन हो गया, ग्रोसरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, काफी ज्यादा कॉस्टली है, दूसरे कंट्रीज के अकॉर्डिंग तो आप सेविंग नहीं कर पाओगे। तो पेरेंट्स भी ट्राई करो 1-2 साल जब तक आपकी पढ़ाई है आपके बच्चे की, आप पैसे मतलब ना ले उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपके पास मेंटली प्रेशर है पैसों का, क्योंकि जब हम यहाँ आते हैं हम कोई स्टूडेंट लोन वगैरह लेके आते हैं, या मतलब किसी के पास ज्यादा पैसे हैं जो जिनको लोन वगैरह नहीं है, उन्होंने मतलब डायरेक्ट फीस पे की है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ और अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करें।
बट जिन्होंने मतलब अपना लोन लिया है, तो उस टाइम जब आपका पार्ट टाइम आप काम कर रहे हो, तो उस टाइम ट्राई करो कि आप कुछ अमाउंट सेव कर सको, और उस टाइम ही आपको घूमना है या मतलब आपकी कॉलेज लाइफ है उस टाइम एंजॉय करो। बट जब आपकी हॉलीडे स्टार्ट होगी, उस टाइम ट्राई करो कि आप जितना ज़्यादा काम हो सके, आप उतने घंटे ज़्यादा काम करके आप अपनी फीस निकाल सको और आप अपनी थोड़ी सेविंग कर सको, क्योंकि वही एक टाइम है जिसके अंदर आप फीस काम करके फीस अपनी निकाल सकते हो और भर सकते हो। उसके अलावा कोई टाइम मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आप मतलब पैसे सेव करके अपनी फीस निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्क राइट्स आपको अलाउ नहीं करते कि आप अपना काम करो 20 घंटे से ज्यादा पार्ट टाइम पे, बट फुल टाइम पे आप जितना ज्यादा हो सके काम कर सकते हो। और दूसरी चीज, जब आप स्टूडेंट वीजा पे होते हो, आप फुल टाइम पे काम कर रहे हो, तो आपका टैक्स 10% ही कटेगा। बट जब आप अपने वर्क वीजा पे आ जाओगे, तो आपका टैक्स जो होता है वो 18% कटता है। तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। तो ट्राई करो कि स्टूडेंट वीज़ा पे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपना टैक्स बचा सको। और मेंटली प्रेशर बिल्कुल मत लो पैसों का, क्योंकि मेंटली प्रेशर होने के बाद ना आप काम कर सकते हो, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, और ना आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, ना आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे। तो वो ओवरऑल प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देता है। तो वो ट्राई करो कि आप मेंटली प्रेशर बिल्कुल ना लो, फाइनेंशियल हो गया, स्टडी का हो गया, किसी भी चीज़ का। और बस यही एक है कि जिससे आप अपना सेव करके अपनी फीस निकाल सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपने उस टाइम नहीं किया तो आपको फिर इंडिया से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो यही एक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, मैं वहाँ आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।